नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। 18वीं लोकसभा के संसद सत्र का आज से आगाज हो गया। आज संसद का विशेष सत्र शुरू हुआ है, जिसमें सदस्यों ने आज शपथ ली और इस शपथ लेने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई सांसद थे। और इन सदस्यों ने जब शपथ ली तो उसी दौरान लहराई गई संविधान की प्रति। जी हां, आज संसद में ही पहले दिन नजारा देखने मिल गया कि किस तरह से इस संसद का आगाज हुआ है, इस सत्र का आगाज हुआ है। और आने वाले वक्त में विपक्ष ने अपनी ताल ठोक कर ये बता दिया है कि आने वाला वक्त सरकार के लिए कितना चुनौतियों भरा होने वाला है। आप अभी स्क्रीन पर ये जो देख रहे हैं, तमाम विधायक सांसद हैं, ये जो इंडिया गठबंधन के, इनके हाथों में संविधान की प्रति है। और आज ये लोग इसी तरह से पहुंचे संसद भवन। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, तमाम सांसद आज एक साथ संसद भवन पहुंचे और सबके हाथों में थी संविधान की प्रति। और जहां उन लोगों ने, आपने सुबह से देखा ही है, जब ये संसद सत्र चल रहा था, शुरू हुआ था, तो हम इसकी लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे और तब आपने ये देखा कि उस वक्त विपक्षी सांसदों ने नारे लगाए कि अब ये तानाशाही नहीं चलेगी। और उन लोगों ने ये बता दिया कि अब जो संसद चलेगी वो संविधान के मुताबिक ही सरकार को चलानी पड़ेगी। और यही वजह है कि आज नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब शपथ लेने अपनी आए सांसद के तौर पर, तो राहुल गांधी ने उनको संविधान की प्रति लहरा कर दिखाई। और उस वक्त उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे, उससे समझ में आ गया कि मोदी जी कितना असहज महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ उनको हो रही है ये देखकर कि उनका बहुमत जो है, बीजेपी का बहुमत सिमट गया है। अब बीजेपी बहुमत में नहीं है और उसे सरकार चलानी पड़ रही है टीडीपी और जेडीयू के साथ। और इस गठबंधन की सरकार चलाने में विपक्षी गठबंधन इंडिया कितनी मुश्किलें खड़ी करने वाला है, इसकी झलक भी आज राहुल गांधी और बाकी सांसदों ने दिखा ही दी है। तो क्या होगा आगे संसद सत्र में, किस तरह से विपक्ष घेरने वाला है सरकार को, और क्या कुछ चल रहा है इस वक्त सियासी गलियारों में, इन पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमरिंदु उपाध्याय जी। अमरिंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। अमरिंदु जी, आज जब ये संसद सत्र शुरू हुआ तो हमने देखा कि पहले तो सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, डिम्पल यादव, तमाम जितने सांसद थे, अवधेश प्रसाद, ये सारे लोग अपने हाथों में संविधान की प्रति लेकर पहुंचे संसद भवन, नए संसद भवन। और वहां इन लोगों ने ये जो बता दिया एक साथ खड़े होकर कि हम आने वाले वक्त में भी एकजुट ही रहेंगे। संसद भवन के भीतर भी, लोकसभा में जब ये लोग बैठे तो सामने प्रथम पंक्ति में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ अवधेश प्रसाद जी भी थे। यानी ये बता दिया गया कि जिस फैजाबाद में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है राम मंदिर का उद्घाटन करने के बाद भी, तो वहां पर हिंदुत्व के मैसेज को जनता ने नकार दिया है और संविधान की बात को हाथों हाथ लिया है। राहुल गांधी ने संसद सत्र के बाद एक जो उनकी एक बाइट है, उसमें उन्होंने ये कहा भी है कि कोई भी, किसी में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो संविधान को खत्म कर सके। और ये पूरा चुनाव ही, जब बीजेपी ने भी अपने हार की समीक्षा की तो हमने ये देखा कि उसकी रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि जिन लोगों ने संविधान बदलने की बात की उसके कारण बीजेपी को नुकसान हुआ है। तो एक तो ये बीजेपी का नुकसान समझ में आ रहा है, और मोदी जी को भी आज ये दिख गया कि संविधान की ताकत जो विपक्ष बताता रहा है वो अब आने वाले दिनों में और बताएगा। पिछले दोनों कार्यकालों में जिस तरीके से विपक्ष को मुक्त करने की, विपक्ष मुक्त भारत की बात मोदी करते रहे, पहले कांग्रेस मुक्त भारत, फिर विपक्ष मुक्त भारत, लेकिन आज जब संसद सत्र शुरू हो रहा था उसके पहले जो वो अपना एक बयान देते हैं, परंपरागत तौर पर जो वो बोलते हैं, तो आज उन्होंने ये उम्मीद जताई कि एक जिम्मेदार विपक्ष मिलेगा और वो नारेबाजी से ज्यादा मतलब काम करने पर ध्यान देगा। कुछ इस तरह की बातें उन्होंने की। बाकी देश के जितने जरूरी मसले हैं उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो अभी भी इमरजेंसी को याद करते हुए, अब चूंकि 25 जून कल है, 50 साल हो रहे हैं, तो ठीक है, उस बात को तो बीजेपी भुनाएगी ही, लेकिन जो पिछले 10 सालों में जो कुछ चल रहा था वो क्या था, वो क्या संविधान के हिसाब से मोदी जी ने काम किया। और जब उनके सांसद या उनके जो नेता, जिन लोगों ने बार बार संविधान बदलने की बात की, उनको तो आप तक उन पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की, दिल से माफ किया नहीं किया, ये भी हमको नहीं पता। तो उसके बाद आप किस मुंह से ये बोल सकते हैं कि इमरजेंसी को लेकर आप जो बोल रहे हैं या विपक्ष से जिम्मेदार व्यवहार की उम्मीद कर रहे हैं। खुद आपने कितनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया, पहले की जब आपकी सरकार थी तब भी, और अब जब आपकी सरकार 10 दिनों में, 15 दिनों में क्या हाल हो गया देश का, ये भी हम देख रहे हैं। रोज पेपर लीक की खबरें आ रही हैं, उस पर अभी भी जो गोदी मीडिया जिसको बोला जाता है, उस मीडिया के 2-4 पत्रकार अभी भी प्रवचन दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं बच्चों से कि आप अपनी आप भटकिए मत और
आप अपनी एनर्जी को खोइए मत। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये लोग जो है बरगला रहे हैं, कुछ इस तरह की बातें भी अब एंकर कर रहे हैं। यानी अभी भी मोदी सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत जो है वो मीडिया नहीं दिखा रहा। लेकिन विपक्ष के ये तेवर देखकर अमलिंदु जी, आपको क्या लगता है, जो हम लोग आज जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि संसद का आज ये पहला दिन है और राहुल ने ताल ठोक दी है, तो आपको क्या लगता है राहुल ने ये जो ताल ठोकी है, क्या इसमें अब बीजेपी के लिए ये एक संदेश है कि आने वाला वक्त आपके लिए बहुत चुनौती भरा होने वाला है? निश्चित तौर पर समिता जी, आज ये देखने को मिला भी कि राहुल गांधी ने जो ताल ठोकी है वो ताल सिर्फ बाहर नहीं है, जुबानी ताल नहीं ठोकी है, बल्कि सदन के अंदर भी आपने जिस तरीके से बताया भी कि नरेंद्र मोदी जब अपनी शपथ लेने के लिए खड़े हुए तो उनको राहुल गांधी ने जिस तरीके से संविधान लहरा करके दिखाया, साथ में अवधेश प्रसाद जो अयोध्या से सांसद चुन करके आए हैं वो बैठे हुए थे, उसके बराबर में अखिलेश यादव बैठे हुए थे। यानी कि एक तरीके से संदेश जो है वो साफ साफ दे दिया गया नरेंद्र मोदी को कि संविधान बचाना जो प्राथमिकता थी इंडिया गठबंधन की, वो प्राथमिकता आज भी है और नरेंद्र मोदी को कोई भी काम ऐसे नहीं करने दिया जाएगा जो संविधान के खिलाफ हो, संविधान की जहां अवहेलना होती हो। और अगर नरेंद्र मोदी इसकी कोशिश करेंगे तो ज़बरदस्त तरीके से प्रतिवाद जो है उनको इंडिया गठबंधन की तरफ से देखने को मिलेगा। ये साफ तौर पर एक संकेत जो दे दिया गया शर्मिष्ठा जी, और ये भी संदेश दे दिया गया कि आप जिस अयोध्या के जरिए आप जो थे पूरे देश के अंदर राजनीति करते रहे, आपने पूरी भारतीय जनता पार्टी जहाँ तक पहुँची है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही भारतीय जनता पार्टी को एक दलित के हाथों जिस तरीके से शिकस्त मिली है अयोध्या से, तो ये भी एक संदेश जो है इंडिया गठबंधन ने साफ तौर पे दे दिया। अखिलेश यादव का जो पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और अगले जो उसमें शामिल हैं, उस पीडीए ने भी मतलब ये संकेत वहाँ से मिल गया। यानी इंडिया गठबंधन की जो अपनी रणनीति है शर्मिष्ठा जी, वो यहाँ पे साफ तौर से हमको दिखाई दी कि वो अपने मुद्दों पे कायम है। नरेंद्र मोदी को वो मजबूर करेगा कि आपको जनता के सवालों पे बात करनी पड़ेगी, विपक्ष मुद्दे उठाएगा। जिस तरीके से जब धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं वो जब शपथ ले रहे थे तो नीट के नारे भी लगे हैं शर्मिष्ठा जी। यानी कि ये तय हो गया कि इस नए संसद भवन के पहले जो संसद बैठ रही है इसमें, और यहाँ जिस तरीके से पहला जो शपथ ग्रहण हुआ है उसके बाद पहला विकेट जो गिरेगा वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का गिरेगा, इसको समझा जा सकता है। ये भी संकेत यहाँ से मिल गए, चूँकि नीट को लेकर के आज बाहर भी प्रदर्शन हुआ, NSY का प्रदर्शन हुआ और संसद के अंदर नीट के नारे लगे, और इसको लेकर के राहुल गांधी पहले कह चुके हम सदन में इस मसले को उठाएंगे। जो के सुरेश हैं सबसे सीनियर सदस्य हैं और कांग्रेस के वो सदस्य हैं जिनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना था, उनको प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया। उन्होंने भी आज सुबह इस बात को कहा कि नीट का मसला हमारी प्राथमिकता पे है, इसको हम सरकार में जाएंगे और वहाँ हम जाकर के उठाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा कि भाई आपकी रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। यानी कि संकेत दे दिया नरेंद्र मोदी को कि आपकी जो है वो आपको जनता ने बुरी तरीके से नकार दिया है, लेकिन आप अभी भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप में वही दमखम अभी बाकी है। लेकिन वो दमखम जो था शर्मिष्ठा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ के समय ही वो साफ तौर पर जाहिर हो गया कि नरेंद्र मोदी जो शपथ ले रहे थे उस समय जिस तरीके से राहुल गांधी ने संविधान के प्रति दिखाई, उनको अखिलेश यादव ने दिखाई और सांसदों ने जिस तरीके के वहाँ नारेबाजी की, उससे साफ समझ में आ गया कि आने वाले दिनों में इस संसद की क्या गतिविधियां होंगी और सदन में नरेंद्र मोदी को किस तरीके से प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। यानी शपथ से पहले ही जो है नरेंद्र मोदी के वो नारेबाजी होने लगी और उनको संविधान याद दिलाया जाने लगा। यानी कि एक बात स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी के लिए सरकार चलाना इतना आसान नहीं होगा, और सरकार बाहर से भले ही चलाते हैं लेकिन सदन के अंदर आकर के विपक्ष का सामना करने की हिम्मत नरेंद्र मोदी को बहुत जुटानी पड़ेगी, और लगातार विपक्ष के तीखे हमलों का सामना इस सरकार को, नरेंद्र मोदी को खासतौर पर करना पड़ेगा। अब वो बातें नहीं चल पाएंगी कि एक अकेला छप्पर भारी हो 56 इंच की छाती। अगर इस तरीके की कोई भी जुमलेबाजी नरेंद्र मोदी ने करने की कोशिश की तो ये सदन के अंदर का तूफान जो उठेगा शर्मिष्ठा जी, ये पूरे देश को बेचैन करेगा। इस बात को नरेंद्र मोदी को समझ में आ गया है, मुझको लगता है। जी बिल्कुल, नरेंद्र मोदी को समझ में तो बहुत सारी बातें आ रही हैं, बस यही है कि वो उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, या कम से कम जनता के सामने स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज भी सुबह जो उन्होंने संसद के बाहर जो कुछ कहा उसमें यही कि हमको तीसरी बार जनादेश मिला और ये इतिहास में दूसरी बार है, और फिर वो ये भी बोल रहे हैं कि हम तीसरी बार हम और ज्यादा ऊर्जा के साथ और ज्यादा मेहनत करेंगे, काम करेंगे। अब पहले 2 साल में, यानी पहले जो 2 कार्यकालों में 10 सालों में उन्होंने क्या काम किया ये तो देश ने देख ही लिया है।
और उसी का नतीजा है कि लगातार जो है मतलब विद्यार्थी परेशान, किसान परेशान, महिलाएं परेशान, दलित, आदिवासी सभी लोग परेशान हैं। अभी भी सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी तस्वीरें आती हैं जिसमें कहीं अभी मध्य प्रदेश की एक घटना है जहां पर एक महिला को पकड़ा हुआ है और 4-5 लोगों ने और उसको पीटा जा रहा है, कहीं किसी दलित को सताया जा रहा है, किसानों पर इसी तरह के अत्याचार हो रहे हैं। और अब तो मतलब यूपी जैसे मतलब वहां की तो कानून व्यवस्था पर बहुत सवाल कई बार उठते रहे, लेकिन हमेशा बुलडोजर का वो एक चेहरा दिखा मतलब बुलडोजर का डर दिखाकर चुप कराया जाता रहा है। लेकिन अब उस यूपी से भी खबरें आ रही कि कैसे बीजेपी के लोग ही वहां पर अब पुलिस के अत्याचार का शिकार हो रहे हैं। तो ये तमाम खबरें आ रही हैं और अब ये नजर आने लगा है कि मोदी जी से देश नहीं संभल रहा है। देश उनसे पहले भी नहीं संभल रहा था, लेकिन तब उनके पास बहुमत था तो वो अपना एक धौंस जो है वो दिखा देते थे, लेकिन अब वो धौंस नहीं दिखा पाएंगे। ये बात अब जाहिर होती जा रही है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बता दिया, आज उनकी एक बाइट है उसको सुन लेते हैं, जिसमें खड़गे जी ये बता रहे हैं कि संविधान के हिसाब से ही मोदी जी को काम करना होगा। क्या कुछ कहा है खड़गे जी ने, इसको सुनते हैं। जनता हमारे साथ थी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए, इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नेहरू बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी, यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए, सीधा साफ संदेश है अमलेंदु जी विपक्ष का। और जिस गांधी प्रतिमा की बात कर रहे हैं तो अभी सौंदर्यीकरण के नाम पर, यानी नई संसद बन गई या पुरानी संसद को वैसा कहीं नहीं रहने देते, मोदी चाहते ही नहीं है शायद कि वहां पर कुछ भी पुराना बचे, इसीलिए वो प्रतिमाओं को भी हटा दिया गया सौंदर्यीकरण के नाम पर। लेकिन विपक्ष के सांसदों ने एकजुटता दिखाई और वो वहां पहुंचे गांधी जी के सामने और अम्बेडकर जी के सामने और ये बता दिया कि वो अपने जो संविधान है, जिन लोगों ने संविधान बनाया है, जिनके आदर्शों पर संविधान का निर्माण किया गया है, उसको विपक्ष नहीं छोड़ने वाला है। और यही संदेश जो है ये साफ साफ दे दिया गया है, विपक्ष ने दे दिया है मोदी जी को। अमलेंदु जी, ये जो विपक्ष का ये एक बहुमत मतलब ये जो बताया है खड़गे जी ने कि हम जीत रहे थे, लेकिन उसके बाद भी ये हुआ कि ठीक है वो जीत उनको मिल गई, यानी बहुमत उनके पास आ गया है, जोड़ तोड़ से ही सही आया हुआ है, लेकिन विपक्ष जो है वो अपनी मजबूती अभी से दिखा रहा है। आपको क्या लगता है आज का ये जो मतलब आगाज इतना हंगामेदार रहा है, तो आने वाले समय में ये क्या मोदी किस तरह से अपनी सरकार को चला पाएंगे? क्योंकि अभी जो भर्तृहरि मेहताब जो सांसद हैं, जो प्रोटेम स्पीकर अभी बनाए गए, उनको लेकर भी सवाल उठे। के सुरेश जिनका जिक्र आपने किया, वो दलित हैं और वो 8 बार से सांसद हैं। मोदी जी ने मनमानी यहाँ दिखा दी कि नहीं, हम अपने ही विधायक को, अपने ही सांसद को हम प्रोटेम स्पीकर बनाएंगे, ये मोदी जी ने बता दिया। तो ठीक है, यहाँ पर आपकी मनमानी चल गई, आगे भी हो सकता है स्पीकर पर वो किसी तरह जेडीयू और टीडीपी को मना लें और अपने ही पार्टी का सांसद जो है उसको स्पीकर बना लें। हो सकता है ओम बिरला ही फिर से स्पीकर बन जाए, लेकिन पहले की तरह क्या विपक्षी सांसदों को अब निलंबित करना या उनके बोलने पर माइक बंद कर देना, या जब वो बात कर रहे हो तो चेहरा उनका कैमरे से हटाकर कैमरा दूसरी जगह फोकस करना, या उनकी बातों को कार्रवाई से हटा देना, ये तमाम जितनी मनमानियां की गई हैं या संविधान के खिलाफ जाकर जितने काम किए गए हैं, या कि मनमाने तरीके से बिल पास करना, ये सब क्या कर पाएगी मोदी सरकार? समिता जी, देखिए ये करना मोदी जी के लिए और मोदी जी की सरकार के लिए अब बहुत कठिन होगा और बहुत मुश्किल होगा। एक तो ये कि पहले कोई भी बिल लाने से पहले उनको अपना जो सहयोगी दल है उनके साथ एक कंसेंसस करना पड़ेगा, उनके साथ एक सर्वसम्मति बनानी पड़ेगी। बहुत से तमाम मसले ऐसे होंगे जिन पे जेडीयू के साथ या तेलुगु देशम के साथ या लोजपा के साथ या शिवसेना के साथ जिस पे उनके मतभेद होंगे और उन मतभेद को उनको सॉर्ट आउट करना होगा। फिर जब वो अपनी सरकार के अंदर एक सर्वसम्मति बना लेंगे, उसके बाद उनको विपक्ष के सामने भी जाना
पड़ेगा, क्योंकि अब देखिए मार्जिन बहुत कम है बहुमत का, और कोई भी उनका सहयोगी अगर किसी भी मसले पर बिदक गया, उसने साथ नहीं दिया या वॉकआउट कर गया, तो फिर सरकार के लिए बहुत शर्मिंदगी का पल होगा। अभी तो जो उनकी परीक्षा होनी है वो स्पीकर के पद को लेकर के ही सबसे पहली परीक्षा होनी है कि वो अपनी मर्जी का स्पीकर बनवा पाते हैं कि नहीं बनवा पाते हैं। अगर मान लीजिए विपक्ष के साथ कोई सहमति बन जाती है कि भाई ठीक है स्पीकर आप अपना बना लीजिए, तो फिर उनको जो है वो डिप्टी स्पीकर का पद फिर विपक्ष को देना पड़ेगा, यानी इंडिया गठबंधन को डिप्टी स्पीकर का पद देना पड़ेगा। और यदि वो चाहते हैं कि वो इस पर घपला कर लेंगे और अभी विपक्ष को मना लेंगे और उसके बाद वो अपना स्पीकर बना लेंगे, फिर डिप्टी स्पीकर नहीं बनाएंगे, तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा, फिर संसद नहीं चल पाएगी, क्योंकि विपक्ष बहुत तगड़ा है और विपक्ष फिर मजबूर करेगा कि आप पहले इस पर काम कीजिए, उसके बाद फिर आगे सदन की बाकी कार्रवाई चलेगी। तो ये उनके सामने संकट होगा। मुझे लगता है कि जिस तरीके से किरण रिजिजू ने जो तर्क दिए प्रोटेम स्पीकर के मसले को लेकर के, और किरण रिजिजू ने जो बातें की, वो साफ तौर पर एक संकेत ये था समिता जी कि सरकार जो है वो टकराव का रास्ता चाहती है विपक्ष के साथ, और अगर संसदीय मंत्री जो है वही अगर विपक्ष के ऊपर सीधे सीधे आरोप प्रत्यारोप की भाषा करने लग जाए और विपक्ष के साथ कोई बैठक ना करे, सदन चलाना किस तरीके से चलाना है, क्या सरकार का एजेंडा होगा, विपक्ष का क्या एजेंडा होगा, इस पर अगर कोई सर्वानुमति बनाने की कोशिश ना करे, तो ये समझा जा सकता है कि सरकार चाहती है कि सदन जो है वो गतिरोध में उसमें पैदा हो, सदन में, और सदन नहीं चले। इसका मतलब सरकार की मंशा है। तो अभी तक जो सविता जी सरकार की मंशा लग रही है वो यही लग रही है कि सरकार चाहती है कि सदन के अंदर गतिरोध बरकरार रहे, विपक्ष के साथ टकराव हो, और किसी भी तरीके से ये थोड़े बहुत दिनों का जो सत्र है ये किसी तरीके से निकल जाए और राष्ट्रपति का अभिभाषण हो जाए और अब सरकार अपना विश्वास मत हासिल कर ले, उसके बाद फिर सदन को स्थगित कर दिया जाए। तो हो सकता है पूरा ये सत्र चले भी नहीं और राष्ट्रपति का अभिभाषण 27 जून को होगा, उसके बाद आनंद फानंद में प्रधानमंत्री का धन्यवाद प्रस्ताव जो है पास करा दिया जाए, या इस तरह की बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। अभी तो 26 जून को जो स्पीकर का चुनाव है समिता जी, उसको लेकर के देखना होगा कि किस तरीके से। आज जो महत्वपूर्ण एक और बात हुई कि प्रोटेम स्पीकर के साथ जो 3 अन्य उनके सहयोगी जो तैयार किए, मतलब तैनात किए गए थे राष्ट्रपति की तरफ से कि वो उनका सहयोग करेंगे, उनमें तीनों जो हैं इंडिया गठबंधन के सदस्य थे, उन्होंने इनकार कर दिया कि उन्होंने शपथ नहीं ली, जबकि पहले उनको शपथ दिलाई जानी थी प्रोटेम स्पीकर के साथ ही, ताकि बाकी सदस्यों को वो शपथ दिला सकें। उन्होंने नहीं ली, इसका मतलब वो विरोध उन्होंने जाहिर कर दिया कि ये प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति अवैध है और लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध है, इसका हम विरोध करते हैं, ये उन्होंने भी संदेश दे दिया। और वो तीनों के तीनों जो थे वो जो इंडिया गठबंधन के सदस्य विरोध कर रहे थे, तो वहाँ उस विरोध प्रदर्शन में मौजूद थे। दूसरा जो के सुरेश को नहीं बनाया गया प्रोटेम स्पीकर, उसके पीछे आरोप ये है सर मित्रा जी कि प्रोटेम स्पीकर ही सबसे पहले प्रधानमंत्री को पद की शपथ दिलाते, और चूंकि प्रोटेम स्पीकर अगर के सुरेश बनते तो वो दलित हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे अपने लिए कोई अपशकुन मानते कि सब दलित के हाथों उन्होंने ले लिए। इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, और खासतौर से कांग्रेस जो है इस तरीके के आरोप लगा रही है कि एक दलित के हाथों वो चूंकि शपथ लेना नहीं चाहते थे, इसलिए जो है वो प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब को बनाया गया है और के सुरेश को नहीं बनाया गया। अब हम नहीं जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसके पीछे यही मंशा थी, या विपक्ष को नीचा दिखाना की मंशा थी, या ये बताना था कि हम अपना तरीके से काम करेंगे। जो भी वह उनकी मंशा रही हो, तमाम आरोप प्रत्यारोप इस तरीके के लग रहे हैं। और जाहिर सी बात है सर मित्रा जी कि अगर ये आरोप लग रहे हैं तो सरकार को, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को इन आरोपों के जवाब देने होंगे, और जवाब नहीं देते हैं तो जनता के बीच संदेश ये जाएगा कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो आरोप सच हैं। तो नरेंद्र मोदी को इन पे आगे आकर के जवाब देने होंगे, ये मुझको लगता है समिता जी। बिल्कुल, मौनम स्वीकारम लक्षणम जो बोला भी जाता है कि आपकी चुप्पी जो है वो एक तरह से आपकी रजामंदी का सबूत हो जाती है। और अगर मोदी ये वो परंपराओं से हटकर काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक लोकसभा की परंपरा यही रही है, अगर स्पीकर नहीं है तो जो सबसे वरिष्ठ सांसद है वो प्रोटेम स्पीकर बनेंगे, और इस लिहाज से के सुरेश ही इसमें गिनती में आते थे, क्योंकि वो 8 बार के सांसद हैं, जबकि भर्तृहरि मेहताब 7 बार के सांसद हैं। और वो अगर बीजेडी के सांसद रहते तो शायद मोदी फिर किसी और का चयन कर लेते, लेकिन वो पहले 6 बार बीजेडी के सांसद रहे हैं और अभी वो 7वीं बार जब चुने गए तो वो बीजेपी के सांसद रहे। तो शायद इस वजह से मोदी उनको एक तरह से पुरस्कृत भी कर रहे हैं कि चलो आप हमारी पार्टी में आ गए, तो अब हम आपको प्रोटेम स्पीकर बना रहे हैं। लेकिन ये सब करके मोदी एक गलत मिसाल कायम कर रहे हैं, और ये सारी बातें इतिहास में दर्ज होंगी। अभी उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी सरकार है, या मैं अभी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुका हूँ,
नेहरू जी की बराबरी कर चुका हूँ, ये रिकॉर्ड अगर वो बनाकर ये सोच रहे हैं कि फिर मेरा गलत भी सब सही लिखा जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। इतिहास तो अपनी बातों को जो गलत है वो गलत तरीके से दर्ज होगा और जो सही है वो सही रूप में ही दर्ज होगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मोदी ने एक गलत मिसाल कायम कर ली है, तो क्या जनता इसको देख रही है या नहीं देख रही है? और फिलहाल जो नजर आ रहा है, जो विपक्ष के जो तेवर हैं या जो विपक्ष के जो हौसले हैं, वो ये बता रहे हैं कि जनता भी उसके साथ है, तभी वो इतनी मजबूती से वहां पहुंची भी है और ये बता रहे हैं। हम ये देख रहे हैं, स्क्रीन पर आप देखिए कि किस तरह से सारे सांसदों के हाथ में संविधान की प्रति है और ये एक ऐतिहासिक तस्वीर है उस भारत के जहां जिसे खुद मोदी लोकतंत्र की जननी बार बार बोलते रहे हैं, लेकिन उस लोकतंत्र का किस तरह से अपमान हुआ है 10 सालों में, ये सबने देखा है। और इसी लोकतंत्र और संविधान को बचाने के नाम पर ही विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया था चुनाव का, और उसी का नतीजा है कि आज 230 से अधिक सांसद जो है विपक्ष के पहुंचे हुए हैं संसद भवन। और अब इस नई संसद में किस तरह से सरकार का घेराव करने वाले हैं, इसकी भी आज से ही बानगी देखने मिल गई है। आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, आज उनका भी एक महत्वपूर्ण ट्वीट आया है, उस ट्वीट को हम देखते हैं अमलेंदु जी। और उसके बाद राहुल गांधी का एक ट्वीट है, ये देखिए मनोज झा का ट्वीट है, ये लिख रहे हैं ऑनरेबल एट पीएमओ सर, on the first day of the new parliament session you seek a responsible opposition, which is fine, but what about responsibility and accountability of the government? भैंस, मंगलसूत्र और मुजरा are certainly not consensus building attitude, hope you reflect upon it। मतलब यहाँ पर मनोज झा ने उनको याद दिला दिया कि नई पार्लियामेंट नए सत्र में पहले दिन आपने एक जिम्मेदार विपक्ष की जो बात की है वो तो अच्छी बात है कि ठीक है आपने ये बात की, लेकिन फिर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी यानी वो जिम्मेदारी और कर्तव्य बोध उसका क्या, जिसको आपने भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा जैसी बातें आपने चुनाव में, आप तो तब भी प्रधानमंत्री थे, भले कार्यवाहक थे और आपने 10 साल सरकार चलाई थी, उसके बाद आप जनता के बीच जाकर आप बात क्या कर रहे हैं, तो आपने भैंस की बात की, मंगलसूत्र की बात की और आखिर में आपकी भाषा इतनी बिगड़ गई कि आप ये बोलने लगे कि वो मुजरा कर दे तो करते रहे लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, इस तरह की बातें उन्होंने कही। और जितनी भी घटनाएं दुर्घटनाएं इस दौरान हुई हैं उन पर आप चुप्पी साधे रहे। इसी की ओर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ध्यान दिलाया था। और राहुल गांधी का एक ट्वीट है जो बहुत खास है, उस ट्वीट को भी देखते हैं अमलेंदु जी। ये जो ट्वीट है राहुल गांधी का, इसमें उन्होंने लिखा है एनडीए के पहले 15 दिन, पहला भीषण ट्रेन दुर्घटना, दूसरा कश्मीर में आतंकवादी हमले, तीसरा ट्रेनों में यात्रियों की दुर्दशा, चौथा नीट घोटाला, पांचवा नीट पीजी निरस्त, छठवां यूजीसी नीट का पेपर लीक, सातवां दूध दाल गैस टोल और महंगे, आठवां आग से धधकते जंगल, 9 जल संकट और 10वां हीट वेव में इंतजाम न होने से मौतें। साइकोलॉजिकली बैकफुट पर नरेंद्र मोदी बस अपनी सरकार बचाने में व्यस्त हैं। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार का संविधान पर आक्रमण हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और यह हम किसी हाल में नहीं होने देंगे। इंडिया का मजबूत विपक्ष अपना दबाव जारी रखेगा, लोगों की आवाज उठाएगा और प्रधानमंत्री को बिना जवाबदेही बचकर निकलने नहीं देगा। ये राहुल गांधी का बहुत एक मेरा ख्याल है स्ट्रॉन्ग ट्वीट, जिसको कहना चाहिए कि 15 दिन का लेखा जोखा जो ये सरकार, मतलब नरेंद्र मोदी भी जब उनको लगा था कि अब तो बहुमत हो गया या टीडीपी जेडीयू के कारण अब मेरी सरकार बनने जा रही है, तो उन्होंने एक वो खींच दिया था कि हम ये करेंगे वो करेंगे। यहाँ पर राहुल गांधी ने 15 दिन का हाल बता दिया कि आपकी सरकार के यानी एनडीए सरकार के शुरुआती 15 दिन और ये 10 बड़ी दुर्घटनाएं घटनाएं जो आपकी लापरवाही के कारण हुई हैं। इसमें से एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें कोई ये प्राकृतिक आपदा हो, चाहे जंगलों का जलना भी है, ये भी कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही का नतीजा है। और बाकी सब बातें तो हैं ही जो सरकार की गलती के कारण हुई और जिनको भुगत रही है जनता। अमलेंदु जी, यहाँ पर राहुल गांधी ने ये जो कह दिया कि इंडिया का मजबूत विपक्ष अपना दबाव जारी रखेगा और प्रधानमंत्री को बिना जवाबदेही बचकर निकलने नहीं देगा, ये सीधे सीधे चेतावनी है नरेंद्र मोदी को कि अभी 10 साल आपने बहुत मौज में काट लिए, लेकिन अब वो सब नहीं होगा जो आप करते आए हैं। निश्चित तौर पर समिता जी खुली एक तरीके से कहा जाए प्रधानमंत्री को चेतावनी और चुनौती दोनों जो है वो राहुल गांधी ने दे दी हैं कि मोदी जी आपके अच्छे दिन पूरे हो चुके, 10 साल जो है आपने बहुत अच्छे दिन अपने व्यतीत कर लिए, अब आपको जनता के सवालों पे जवाब देना होगा। 15 दिन का जो नरेंद्र मोदी ने तो बैठक बुलाई थी अधिकारियों की, 100 दिन का एजेंडा बताया था, वो 100 दिन का एजेंडा क्या था वो अभी तक किसी के सामने नहीं आया कि वो एजेंडा था क्या और क्या काम करना है। और 100 दिन में से जो 15 दिन पूरे हो चुके हैं तो उन 15 दिनों में 100 दिन के एजेंडे पर काम कितना हुआ,
ये अभी तक नहीं बताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन राहुल गांधी ने 15 दिन में सरकार ने क्या क्या मिसहैपनिंग्स की हैं उसको राहुल गांधी ने एक तरीके से बता दिया कि कहाँ आपने काम नहीं किया, कहाँ आपकी कमजोरियां रहीं और कहाँ आप जो है वो राह से भटके, और आपको राह पे लाने का काम इंडिया गठबंधन करेगा, विपक्ष करेगा, ये राहुल गांधी ने साफ तौर पे बता दिया। भीषण ट्रेन दुर्घटना की जिस तरीके से बात की, हमने देखा कि सरकार बनते ही किस तरीके से ट्रेन दुर्घटना हुई। कश्मीर में आतंकवादी हमले हुए, 3 लगातार हमले हुए, एक के बाद एक 3 हमले हुए वहाँ। और ट्रेनों में यात्रियों की जो दुर्दशा है उसके तमाम वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, किस तरीके से यात्रियों की दुर्दशा हो रही है और जनरल बोगीज़ किस तरीके से ख़त्म की जा रही हैं और लोगों को टिकट नहीं मिल पा रहे हैं, टिकट मिल रहे हैं तो किस तरीके से दुर्दशा उनकी है। आपको रिजर्वेशन मिल गया है मगर आप रिजर्वेशन की अपनी जो आपकी रिजर्व सीट है उस तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये जिस तरीके की सब चीज़ें वीडियो सब वायरल हुए वो सब देखने में आया कि और किस तरीके से अश्विनी वैष्णव जो है रेल मंत्री हैं वो जाकर के अपनी सिर्फ रील बनाने में व्यस्त हैं, ये भी सब आया। रेल मंत्री को रील मंत्री बताया गया, इस तरीके से आया। और जो नीट घोटाला हुआ, सबसे बड़ी बात, वो नीट घोटाले को लेकर के बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोगों में रोष है, खासतौर से युवाओं में रोष है। आपको याद होगा समिता जी की जब राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बात की थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनके सामने तो 4 या 5 जातियाँ, उसमें बताया था युवा है, किसान है, महिला है और क्या क्या सब उन्होंने बताया था, उसमें युवा भी एक जाति बताई थी। तो अब जो प्रधानमंत्री ने उसमें एक जाति बताई थी युवा, वो युवा काफ़ी ज़्यादा नाखुश है क्योंकि उसको लग रहा है कि उसके सपनों पर तुषारापात किया जा रहा है, इसमें सरकार शामिल है और बिना सरकार के शामिल हुए ये इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता था जिस तरीके से घोटाला ये सब हुआ है, सामने आया है। और एक तरह से कहा जाए कि उनकी पूरा जो समय था वो बर्बाद हुआ, मेहनत उनकी बर्बाद हुई, पढ़ाई उनकी वो सब बर्बाद हुई, तो उनका भविष्य में प्रश्न चिन्ह लग गया है। तो ये एक बड़ा संकट जो है। दूसरा, जिस तरीके से सरकार बनते ही टोल टैक्स महंगा हो गया, गैस सिलेंडर के दाम महंगे हो गए, सीएनजी महंगी हो गई, ये सारी चीज़ें, मतलब महंगाई जिस तरीके से आते ही सरकार ने बढ़ाई वो सारी चीज़ें भी सबसे आ गए हैं। और जब आपने जंगलों की बात की, जंगलों की आग जो है शर्मिष्ठा जी, वो भी निश्चित तौर पे सरकार की नीतियां हैं उससे धधक रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई ये प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। जंगलों को लेकर के जिस तरीके से जंगलों का कटान किया जा रहा है, विकास के नाम पर जिस तरीके से पहाड़ों का और जंगलों का विनाश किया जा रहा है, उसके परिणाम स्वरूप ये जंगलों में आग लग रही है, इसको समझा जा सकता है। और राहुल गांधी ने इसी तरफ ध्यान दिलाया कि एक तरफ आप जो है पर्यावरण की बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक से और यूएन से आपको एड मिल जाए, इसके लिए आप पर्यावरण बचाने की बात करते हैं, और यहाँ आकर के आप पर्यावरण की सत्यानाश करने की बात करते हैं। जो दुनिया के सबसे 15 प्रदूषित शहर हैं, जो जहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा है समिता जी, उनमें से 14 भारत में हैं। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जो है वो दिल्ली बताई जाती है, और प्रधानमंत्री का जो क्योटो है, वाराणसी जो है, वो उन 15 शहरों में शामिल है जहां सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से पर्यावरण को लेकर के ये सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। और मज़े की बात ये समिता जी कि पूरे चुनाव के दौरान पर्यावरण किसी के लिए कोई मुद्दा था भी नहीं, जबकि पर्यावरण को लेकर के ये चुनाव में एक मुद्दा होना चाहिए था। लेकिन ये राहुल गांधी का शुक्रिया इस बात के लिए बनता है कि वो पर्यावरण जैसे मुद्दे को लेकर के आए हैं कि किस तरीके से इस प्रदूषण की वजह से और जंगलों की जो आग लग रही है उससे प्रदूषण फैल रहा है, उससे लोगों के स्वास्थ्य पे खतरा फैल रहा है, और किस तरीके से एक सामूहिक कहा जाए डिजास्टर जो है वो सरकार की तरफ से तैयार किया जा रहा है उसकी नीतियों की तरह से। तो उन्होंने ये बताया है। तो इस सारी चीज़ों को लेकर के और हीट वेव को लेकर के मौतों पे भी उन्होंने सवाल किया कि हीट वेव जो ऐसी हीट वेव नहीं आ गई है, उसके पीछे जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन किन कारणों से हो रहा है, इसको लेकर के भी बातचीत। तो यानी राहुल गांधी ने तमाम ऐसे मुद्दे जो शर्मिष्ठा जी जो इस सरकार को विवश करते हैं कि वो विपक्ष के सवालों का जवाब दे, और सरकार जिस तरीके से इस पे काम कर रही है तो उस पर राहुल गांधी ने ये चुनौती एक तरीके से पेश कर दी और ये बता दिया कि अब जब पहली बैठक होगी संसद की उसमें क्या क्या मुद्दे उठेंगे और क्या क्या सवाल जो है वो इस सरकार को देने हैं। सबसे बड़ी बात ये कि संविधान का लहरा करके और नरेंद्र मोदी का स्वागत जो है राहुल गांधी ने जिस तरीके से किया है, तो एक तो ये कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की जो कहा जाए विजुअल था वो एक तरीके से ख़राब कर दिया। अब नरेंद्र मोदी इसको शेयर भी नहीं कर सकते हैं अपने ट्विटर पे कि मैंने आज शपथ ली। तो अब वो शपथ लेने का अगर विजुअल ट्वीट करें भी तो उसमें वो आएगा कि उनको संविधान की प्रतियां जो वो लहरा के दिखाई जा रही हैं। लहरा के दिखा कौन रहे हैं? राहुल गांधी दिखा रहे हैं, उनके बगल में बैठे हुए अवधेश प्रसाद पासी जो हैं वो दिखा रहे हैं, और अखिलेश यादव दिखा रहे हैं, और जो है वो संविधान बचाओ के नारे जो है वो और सांसद लगा रहे हैं। तो यानी कि बौनी जो है वो नरेंद्र मोदी की वो ख़राब कर दी राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद पासी ने मिल करके। यानी 3 लोग जो आगे बैठे हुए थे विपक्ष की बेंच पे, उन्होंने नरेंद्र मोदी का जो था वो
सब मामला गड़बड़ा दिया। और नरेंद्र मोदी कितने नर्वस नज़र आ रहे थे समिता जी, ये उनकी भाव भंगिमा को देख करके समझा जा सकता है कि उनको ठहरना पड़ता है मैं नरेंद्र मोदी कहने के लिए। यानी मैं नरेंद्र मोदी कहने के लिए भी अगर नरेंद्र मोदी के सामने दिक्कतें पैदा हो रही हैं शर्मिष्ठा जी, तो आप समझ सकती हैं कि ये सरकार किस तरीके से चलेगी और किस तरीके से नरेंद्र मोदी सदन के अंदर काम कर पाएंगे। बिल्कुल, मोदी जी के लिए बहुत मुश्किलें होने वाली हैं, क्योंकि ये मुश्किलें उनकी अपनी खड़ी की हुई हैं। जनता ने तो उनको बार बार मौके दिए, 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ मौका दिया, और अभी भी अगर वो जीत के आए तो उनको मौका मिला, अगर हम ये मान भी ले, लेकिन फिर भी इस मौके का वो इस्तेमाल क्या करेंगे ये नजर आ रहा है। आपने बिल्कुल सही बात कही अमरिंदु जी की, ये जो पर्यावरण वाली बात है, तो मुझे ऐसा मतलब वो अपने जन्मदिन पर चीते लाकर और छोड़ देना और उनके साथ फोटो ऑफ करा लेना, या कि खुद मैन वर्सेस वाइल्ड वो जो एक शो है उसमें चले जाना, या कि जो उनके मंत्री हैं उत्तराखंड के, वो जंगलों की आग लगी तो वो उसको अपने हाथ से बुझाते आए, तो जैसी नौटंकी पीएम कर रहे हैं वैसे ही उनके लोग कर रहे हैं। ये पर्यावरण का, और हम उत्तरकाशी का वो जो सिलक्यारा सुरंग वाला मामला कैसे भूल सकते हैं, जहां मजदूर कितने दिन फंसे रहे। तो ये सारी चीजें इसीलिए हुई क्योंकि आप पर्यावरण से खिलवाड़ करते रहे, और इन चुनावों में पर्यावरण की कोई बात नहीं हुई, और गरीब आदमी अभी भी चाहे असम में बाढ़ से मरे या उत्तर भारत में लू से मरे, मरना गरीब आदमी को ही है। और लेकिन ये गरीब आदमी नरेंद्र मोदी की परिभाषा में वो केवल चुनाव में तब आता है जब उनको जाति की बात याद आती है। आपने वो जो जाति का जिक्र किया था अमरिंदु जी, उसमें नरेंद्र मोदी ने ये भी बोला था कि मेरे लिए तो गरीब एक जाति है, और फिर वो अपना वो पिछड़ी जाति और ओबीसी और वो सब भूल गए, तब उनके लिए गरीब जाति हो गई। लेकिन उस गरीब जाति का भी कितना ख्याल है मोदी को, ये अभी पता चल ही जाएगा जब कुछ दिन जो उनको मिल रहे हैं काम के, उस दिन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो आज संसद का जो नजारा देखने मिला, उसके बाद बहुत लग नहीं रहा कि ये सरकार लंबा काम कर पाएगी। आपने ये जो बताई बात अमरिंदु जी की, धर्मेंद्र प्रधान जैसे ही वो शपथ लेने आए तो नीट लोग चिल्लाने लगे, तो उसी से समझ में आ गया कि ठीक है, अभी नीट पर भी अब सीबीआई जांच और वो सब शुरू हो गई है। और लेकिन अब इसी से समझ में आ रहा है कि कहाँ आप विश्वगुरु भारत को बना रहे थे और कहाँ आप एक पेपर भी बिना पेपर लीक हुए आप कोई परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। तो ये हाल आपकी मजबूत सरकार का है, और जनता इसको देख रही है। करोड़ों बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं जिनका पूरा भविष्य टिका हुआ है, और वो लोग परेशान हो रहे हैं। तो वो अपनी परेशानी, क्योंकि ये उनके जीवन का सवाल है और वो इतने आसानी से इसको भूलने वाले नहीं है। एक तरह से बीजेपी अपने भावी मतदाताओं को अपने से दूर कर रही है, ये दिख रहा है। और दूसरी ओर अमरिंदु जी, आज ये सब जो हमने बात की कि सदन में राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव, यानी यूपी के लड़कों की वो जो जोड़ी थी वो थी, और उनके साथ थे फैजाबाद के जो सांसद। और ये लोग जब आए भी, मतलब जब संसद भवन में भी, आप ये तस्वीरें देखें, यहाँ पर जब ये अखिलेश यादव हैं, उनके साथ अवधेश प्रसाद जी और ये वेणुगोपाल आते हैं, उनसे मिलते हैं, मतलब यहाँ पर एक वो, और उसके बाद पीछे से मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी आ रही हैं, और फिर उन लोगों के लिए जगह बनाई जा रही है। ये सारी तस्वीरें बहुत अरसे बाद संसद में ऐसी विपक्ष की तस्वीर देखने मिल रही है। अभी पिछले बार तब देखने मिली थी जब सांसदों को निलंबित कर दिया गया था और ये सारे सांसद एक साथ बाहर बैठे थे, 100 सांसद जो सीढ़ियों पर बैठ के, और फिर उसमें एक ने मिमिक्री भी की थी, उसको लेकर बहुत हंगामा मचा था। खैर वो अलग मसला है। लेकिन यहाँ पर विपक्ष अब जो शुरुआत से ही एक जो एकजुटता दिखा रहा है, और ये इंडिया गठबंधन की एकजुटता है अमरिंदु जी, एनडीए इसके मुकाबले कहाँ ठहरता है, क्योंकि एनडीए की तो एकजुटता आज ही से मतलब खत्म एक तरह से दिखाई दी। कोई मतलब ऐसा नहीं लगा कि कोई किसी के, जब इंडिया गठबंधन के सांसद जो हैं वो संविधान लहरा रहे हैं, तो उसका जवाब एनडीए के सांसदों के पास नहीं था और वो नहीं दे भी सकते थे। क्या यहीं से मोदी सरकार के या एनडीए सरकार की पतन की शुरुआत मानी जानी चाहिए? निश्चित तौर पर समिता जी, इसको मोदी सरकार के, आप मोदी सरकार तो मोदी जी भी नहीं कह रहे हैं, एनडीए सरकार के पतन की हमको इसको शुरुआत मान लेना चाहिए। चूँकि नरेंद्र मोदी के शपथ से पहले ही जब भर्तृहरि मेहताब ने प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ली, ठीक उसी समय सदन के बाहर जो है वो ये प्रदर्शन शुरू हो गया इंडिया ब्लॉक के सांसदों का, और संविधान की प्रतियाँ वहाँ लहराई जाने लगी और संविधान बचाओ और तानाशाही हटाओ, इस तरीके के नारे वहाँ लगने लगे, और ये नारे संसद के अंदर भी लगे। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले शर्मिष्ठा जी विजुअल दिखा रहे थे रकीबुल हसन का, जो वहाँ से जीत करके आए हैं, असम से जीत करके आए हैं धुबरी से, और बदरुद्दीन अजमल को हरा करके आए हैं, और सबसे ज़्यादा वोटों से जीत करके आने वालों में 10 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत करके रकीबुल हसन जीत के आए। वो संविधान को सामने दिखा करके शपथ ले रहे हैं शर्मिष्ठा जी। अब आप समझ सकती हैं ये संविधान नरेंद्र मोदी को कितना परेशान करेगा।
यानी नरेंद्र मोदी अगर शपथ लेने के लिए खड़े हो तो उनको संविधान दिखाया जाएगा, दूसरा कोई सांसद शपथ लेने के लिए खड़ा हो रहा है तो वो सामने बैठे हुए नरेंद्र मोदी को संविधान दिखा रहा है। शर्मिष्ठा जी, अगर इसी तरीके से संविधान नरेंद्र मोदी को बार बार दिखाया जाता रहेगा तो मतलब रात को सोते समय भी नरेंद्र मोदी के सामने तो संविधान ही संविधान नजर आएगा। और जिसको कि डिमोलिश करना था नरेंद्र मोदी को, जो उनके जो सांसद थे, उनके नेता थे, वो सब बता रहे थे, ज्योति मिर्धा से लेकर के अनंत कुमार हेगड़े से लेकर के लल्लू सिंह चौहान तक और अरुण गोविल तक सब यही कह रहे थे कि संविधान बदलना है, इसलिए 400 की सीटें चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। तो जिस संविधान को आपको बुलडोज करना था वो संविधान आपके सामने चट्टान की तरीके से खड़ा हो गया और आपकी मजबूरी है कि आपको उसी संविधान की शपथ लेनी पड़ रही है। शपथ भी आपको उसी संविधान की लेनी पड़ रही है जिसको कि आप खत्म करना चाहते थे। तो ये बड़ी मजबूरी नरेंद्र मोदी के सामने जिस तरीके से आ रही है शर्मिष्ठा जी, विपक्ष बार बार उनको याद दिला रहा है कि संविधान याद है ना, इसी संविधान को तुम खत्म करना चाहते थे, इसी संविधान की शपथ ले रहे हो, ये संविधान तुम्हारे सामने खड़ा है और हम चुनौती दे रहे हैं कि हम तुमको इस संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। तो ये चुनौती जो मिल रही है शर्मिष्ठा जी नरेंद्र मोदी को, वो जो अभी तक नारे थे कि एक अकेला सब पे भारी 56 इंच की छाती, वो आज हमको कहीं देखने को नहीं मिली है सदन के अंदर। नरेंद्र मोदी अब शपथ लेने के लिए खड़े हुए तो उनको 1 मिनट ठहरना पड़ता है मैं नरेंद्र मोदी बोलने के लिए, क्योंकि उस समय संविधान की प्रतियां लहराई जा रही हैं, उनको दिखाया जा रहा है और संविधान बचाओ के नारे विपक्ष की तरफ से लग रहे हैं। हमने इस तरीके से वो मोदी मोदी के जो नारे लगते थे, नरेंद्र मोदी जब आते थे उस तरीके भी हमने आवाज़ें नहीं सुनी। मैंने तो जरूर थपथपाई गई बीजेपी के नेताओं की तरफ से, लेकिन उस तरीके से जो हल्ला मचता था वो हल्ला भी नहीं था। दूसरा, आज कैमरा भी जो था वो ठीक ठाक काम कर रहा था सदन का। शर्मिष्ठा जी, ये भी बड़ी जो है खुशी की बात है। तो देखिए कितना कुछ बदला है। तो ये जो कुछ बदला है ये नरेंद्र मोदी को आगे कितना परेशान करेगा शर्मिष्ठा जी, ये देखने वाली चीज़ है। मुझे लगता है कि सरकार बिल्कुल तलवार की नोक पे चल रही है, बहुत संभल के नरेंद्र मोदी को चलना पड़ेगा। ये सरकार किसी भी समय गिर सकती है, अपने अंतर विरोधों से गिर सकती है। इंडिया गठबंधन कोई भी इस तरीके का मौका इस सरकार को नहीं देगा कि नरेंद्र मोदी कहीं जो है किसी भी तरीके से मध्यावधि चुनाव के लिए जा सकें। अगर नरेंद्र मोदी के दिमाग में इस तरीका कुछ चल भी रहा होगा तो इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के लिए तैयार बैठा है और वो फिर इस सरकार को गिरा भी सकता है। लेकिन उसकी इच्छा ये है कि सरकार अपने अंतर विरोधों से गिरे, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंतर विरोध हैं उनसे ये सरकार गिरे, इसको लेकर के विपक्ष तैयार है मुझे लगता है। और नरेंद्र मोदी की चिंताएं भी शर्मिष्ठा जी इसी को लेकर के ज्यादा हैं। जी बिल्कुल, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ पढ़ी जा सकती हैं। और अमरिंदर जी, मोदी जी का एक हमेशा उनका जो बोलने का ढंग रहा है उसमें मैं बहुत हावी रहा है। वो हर बात पर मैं बहुत ज्यादा करते थे, अपने नाम को ले लेकर इतने बार कि लोगों की जुबान पर भी वही चढ़ जाए और हम आप भी जब भी बात करते तो मुंह से पहले मोदी सरकार ही निकलने लगा था, बजाय इसके कि हम केंद्र सरकार बोले या एनडीए सरकार बोले, मोदी सरकार निकलता है। ये उनका एक साइकोलॉजिकल वो था कि इतना मैं हावी कर दो कि बाकी लोग भूल जाए। लेकिन वही संविधान जो है उसके पहली लाइन जो प्रस्तावना की है वो हम भारत के लोग हैं, तो यहाँ मैं पर हम मतलब हावी हो गया है ये नजर आ रहा है। और राहुल गांधी और बाकी नेता भी जब चुनाव प्रचार के लिए जाते थे तो संविधान की प्रति को साथ में रखते थे और आज भी उसी प्रति को उन लोगों ने साथ में रखा है। तो जाहिर है वो संविधान किसी को ऐसा चिढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि ये बताने के लिए कि यहाँ हम इसी संविधान की ताकत की बदौलत आए हैं और ये संविधान लोगों की ताकत है, जनता की ताकत है। और इसको मोदी जी आपको समझने की जरूरत है। ये सीधा सीधा संदेश विपक्ष का था। और मोदी जब एनडीए की बैठक हुई थी, जब वो पहले दिन वहां पहुंचे थे पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में, तो वहां पर उन्होंने वो जो संविधान की प्रति उसको बिल्कुल अपने माथे से लगाया था अमरिंदर जी। यानी ये बताने की कोशिश की थी कि मैं संविधान को बहुत उसकी इज्जत करता हूं और मैं संविधान के हिसाब से ही चलूंगा। तो आज जब वो शपथ लेने आए और जब उनको वो संविधान की प्रति लहराकर दिखाई गई तो अच्छा होता अगर मोदी उसको वहीं दूर से देख के ऐसा प्रणाम कर लेते और उसके बाद अपनी बात आगे रखते, तो एक अच्छा जेस्चर जाता कि ठीक है भाई, आप मान रहे हैं कि हाँ ये संविधान है, आपको दिखाया जा रहा है। आपने जैसे हम निकलते हैं रास्ते में और भगवान की कहीं मूर्ति दिखती है, मंदिर दिखता है, तो अपने आप सिर ऐसे जो श्रद्धालु होते हैं उनका सिर झुक जाता है कि चलो भगवान कहीं भी है, आपने सिर झुका लिया। वैसे ही अगर संविधान को आप इतना धर्म की तरह मानते तो आप वहीं से प्रणाम कर लेते, लेकिन आपने वो नहीं किया। तो उससे ये समझ में आ गया कि आपके दिल में क्या है और आप दिखा क्या रहे हैं। कि आपने पहले दिन तो जाकर आपने संविधान की प्रति को माथे से लगा लिया, लेकिन जब विपक्ष के सांसदों ने आपको संविधान दिखाया तो आपको कुछ समझ में नहीं आया कि आप क्या करें और आपके चेहरे पे वो हड़बड़ाहट, वो खिसियाहट वो एकदम साफ नजर आ गई और आप शपथ लेने में भी थोड़ा सा झिझक गए, ये दिख रहा है। और शायद अमरिंदर जी क्या कहेंगे जो राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में जो लिखा कि उनको साइकोलॉजिकली बैकफुट पर लिखा, राहुल गांधी का ये जो शब्द है इसको
आप किस तरह से लॉजिकली बैकफुट, यानी मोदी को अभी से वो ये बता रहे हैं कि आप हारे हुए हो, या आप ये मानकर चल रहे हो कि आपकी सरकार बहुत लंबी नहीं खिंच पाएगी, या आप जितने भी दिन काम करेंगे आप दबाव में काम करेंगे? बिल्कुल सर मित्रा जी, और राहुल गांधी ने ये सिर्फ साइकोलॉजिकल बैकफुट जो शब्द इस्तेमाल किया है वो सिर्फ ट्वीट में ही इस्तेमाल नहीं किया बल्कि उसको सदन के अंदर दिखाया भी है। और नरेंद्र मोदी जिस तरीके से मुस्कुराने की कोशिश करते हुए देख रहे हैं राहुल गांधी को शपथ लेने से पहले, जब वो संविधान की प्रति लहरा रहे हैं और पीछे से सांसद और खड़े होकर के सब संविधान की प्रति लहरा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी के भाव भंगिमा को देख करके समझा जा सकता है कि वो बाकायदा जो है वो साइकोलॉजिकली बैकफुट पे हैं। यानी कि ये सरकार समिता जी अपनी शुरुआती दौर में ही बैकफुट पे आ गई है। नरेंद्र मोदी बैकफुट पे हैं और जब तक ये सरकार चलेगी नरेंद्र मोदी बैकफुट पर रहेंगे। ये संकट जो है इस सरकार के सामने हमेशा बना रहेगा, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। राहुल गांधी ने सिर्फ ट्वीट की बात नहीं की बल्कि सदन के अंदर भी उन्होंने इसको साबित करके दिखाया है, सदन के बाहर भी साबित करके दिखाया है। यानी कि जिस समय इंडिया ब्लॉक के सांसद जो थे वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय भी ये साफ तौर पर दिख रहा था कि सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है, नरेंद्र मोदी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। और आज नरेंद्र मोदी शपथ लेने के बाद जिस तरीके से उतरे हैं नीचे और उतरने के बाद फिर वो वापस गए हैं अपनी सीट पे, उसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के सामने अब चिंताएं बढ़ने लगी हैं और संकट नरेंद्र मोदी के सामने बढ़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के समिता जी हमको यही समझ में आता है कि ये सरकार काफ़ी ज़्यादा दबाव में है। राहुल गांधी का भी नेता प्रतिपक्ष बनना तय नहीं है, अभी तक हमारे पास कोई सूचना नहीं है कि वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे या कौन बनेगा, जो भी बनेगा। लेकिन राहुल गांधी अब नरेंद्र मोदी के ऊपर संसद में हावी दिखाई देंगे, ये अभी से समझ में आने लगा है समिता जी। और राहुल गांधी अकेले नहीं होंगे नरेंद्र मोदी के ऊपर हावी होने के लिए, पूरा इंडिया ब्लॉक जो है, यहाँ तक कि तृणमूल कांग्रेस भी जो चुनाव अलग लड़ी थी, मतलब एक अलग क्या लड़ी थी, मतलब सीटों का तालमेल उसका जो था वो इंडिया गठबंधन के साथ वहाँ पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ था, वो भी एक साथ हैं। आज महुआ मोइत्रा और सुदीप बंदोपाध्याय सब लोग जो थे वो इस प्रदर्शन में शामिल थे और वो भी संविधान की प्रति लहरा रहे थे। तो यानी कि इंडिया गठबंधन, जो आपने शुरुआत में समिता जी बात की थी कि एनडीए में कोई एक तरह से कहा जाए समन्वय देखने को नहीं मिल रहा है। नरेंद्र मोदी को जब संविधान की प्रति लहरा के दिखाई जा रही थी तो उस समय टीडीपी या जेडीयू की तरफ से कोई प्रतिवाद नरेंद्र मोदी के समर्थन में हमको होते हुए दिखाई नहीं दिया। लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग जब ये सब कर रहे थे तो सारे एकजुट थे और सारे लोग जो है वो नरेंद्र मोदी को संविधान की प्रति लहरा के दिखा रहे थे और सब एक साथ नारे लगा रहे थे और संसद के बाहर भी सब जो थे वो एक साथ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करते हुए नजर आए। यानी कि फ्लोर मैनेजमेंट इंडिया गठबंधन का वो बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है और वो सरकार को लगातार घेर करके रखेगा। ये सरकार, मैं फिर कहूँगा कि लगातार तलवार की धार पे चल रही है। नरेंद्र मोदी को बहुत संभल के सरकार को चलाना होगा अगर वो सरकार चलाना चाहते हैं, और सरकार अगर नहीं चलाना चाहते हैं तो फिर मध्यावधि चुनाव का रास्ता जो वो अगर सोच रहे होंगे तो वो उनको मिलने वाला नहीं है किसी भी तरीके का। ये सरकार अगर गिरेगी तो इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। इसलिए नरेंद्र मोदी को जब तक ये सरकार चलानी है, चाहे 6 दिन चलानी हो, चाहे हफ्ता भर चलानी हो, साल भर चलानी हो, जो भी चलाना है तलवार की धार पे चलानी होगी और विपक्ष के सामने दब करके चलानी होगी। जैसे कि आज विपक्ष के सामने दब करके उन्होंने सांसद की, मतलब लोकसभा सदस्य की सदस्यता की शपथ ली है उन्होंने, तो इसी तरीके से दब करके सरकार भी चलानी होगी जैसे दब करके आज शपथ ली है समित्रा जी। जी बिल्कुल, विपक्ष तो मोदी जी के शब्दों के अनुरूप बिल्कुल जिम्मेदारी से ही काम कर रहा है। अमरिंदु जी, जो आज उन्होंने सुबह कहा कि विपक्ष को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और नारेबाजी से नहीं, हो ये जो नसीहत वो दे रहे थे, लेकिन इस नसीहत को देते हुए मोदी जी शायद ये भूल गए कि विपक्ष का काम जो है वो सरकार को हमेशा मतलब गलत कुछ करने से रोकना है, और विपक्ष ने आज इसकी शुरुआत कर भी दी है। और जैसा आपने कहा कि आज जो इंडिया गठबंधन का एक बेहतरीन तालमेल जो है वो देखने मिला, और आज तो संसद मतलब महुआ मोइत्रा भी पहुंची जिनको बिल्कुल निलंबित कर दिया गया था, फिर उनकी संसद सदस्यता ही खत्म कर दी गई। उन पर जो आरोप लगाए उनकी जांच अब कहां तक पहुंची है, क्या हो रहा है उस जांच का, इस बारे में कोई खबर नहीं। लेकिन महुआ मोइत्रा ने फिर से चुनाव जीतकर ये बता दिया कि वो बिल्कुल चुप रहने वालों में नहीं है, डरने वालों में नहीं है। और आज भी उन्होंने ये बोल दिया कि ये मोदी सरकार नहीं है, ये तो मतलब एनडीए की सरकार है और मोदी जो है इनके भरोसे ही सरकार चला रहे हैं। मतलब यहाँ उन्होंने बता दिया कि अब आपके पास वो 300 पार वाला आंकड़ा भी नहीं है, आप खुद 240 पर सिमटे हुए हो, यानी आपके पास बहुमत नहीं है। तो आपको अब विपक्ष के दबाव में या विपक्ष की निगरानी में सरकार को काम करना होगा। जो हम कह सकते हैं कि एक आदर्श स्थिति बननी चाहिए थी लोकतंत्र की, वो अब बनी है, जहां पर विपक्ष भी मजबूत है और सरकार को अगर वो मान के चल रहे हैं कि हाँ हम ही को जनादेश मिला है तो ठीक है आप सरकार चलाइए, लेकिन इस बार आपकी वो मनमानी नहीं चलेगी।
ये विपक्ष अब पहले दिन से बता रहा है। और अमलेंदु जी, लेकिन इधर विपक्ष अपना काम कर रहा है, उधर हम ये देख रहे हैं कि ट्रोलिंग, जो ट्रोल आर्मी है उसका काम भी शुरू हो गया। अब राहुल गांधी को ट्रोल करना शुरू कर दिया गया है कि वो जब संसद में भवन में जब राष्ट्रगान शुरू हुआ तो वो नहीं थे और वो बाद में आए। हालांकि वो सारी फुटेज भी गलत बताई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि राहुल गांधी तो मौजूद ही थे जब राष्ट्रगान हुआ। आपको क्या लगता है, ये अभी भी इन लोगों को समझ में नहीं आया कि ये अभी भी राहुल गांधी को ट्रोल करेंगे या उनकी छवि खराब करेंगे? क्योंकि चुनाव के वक्त भी मोदी ने ये कहा था कि ये सब इटली चले जाएंगे, और भी ये था कि इंडिया गठबंधन 4 जून को इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, खटाखट खटाखट खटाखट, ये मोदी जी के शब्द थे। और अब ये दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन तो अभी भी वहीं खड़ा है और वो संविधान आपको दिखा रहा है। लेकिन इधर राहुल गांधी को ट्रोल करने की कोशिश शुरू हो गई है, जबकि हम तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ठोक दी है ताल। तो ये क्या कहेंगे अमलेंदु जी, बीजेपी अभी भी सबक नहीं ले रही है? क्योंकि मोदी को भले ये बात समझ में आ रही होगी, लेकिन क्या वो अपनी ट्रोल आर्मी जो उन्होंने खड़ी की है, क्या वो भस्मासुर साबित होती जाएगी बीजेपी के लिए? क्योंकि अब तो इंडिया गठबंधन में अकेले कांग्रेस के लोग कांग्रेस के बचाव में नहीं आएंगे, बल्कि अब तो दूसरे लोग भी आ जाएंगे। राहुल गांधी की एक छवि अगर आप खराब करेंगे, या महुआ मोइत्रा की, या अखिलेश यादव की, या किसी भी इंडिया गठबंधन के सांसद को अगर आप गलत ठहराएंगे तो बाकी लोग उसका साथ देने सामने आ जाएंगे। तो बीजेपी की ट्रोल आर्मी क्या ऐसा करके खुद मोदी जी का नुकसान करवा रही है? देखिए समिता जी, निश्चित तौर पे मोदी जी की जो ट्रोल आर्मी है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए भस्मासुर ही साबित हुई है। और ये नरेंद्र मोदी को अब समझना पड़ेगा कि देश की परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं और अब आप किसी तरीके से कुछ भी जो है आप वो चीज़ें आप उस तरीके की नहीं कर सकते जिस तरीके की चीज़ें आपने पहले की हैं। तो ये आप उस तरीके की चीज़ें नहीं कर सकते, और ये इस ट्रोल आर्मी को आपको अब काबू में रखना होगा। और अगर आप इसको ट्रोल आर्मी को काबू में नहीं रखते हैं तो आपके लिए दिक्कतें फिर हो जाएंगी। ये नरेंद्र मोदी को समझना होगा, चूँकि अब देश की परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। और सरमिता जी, पूरे चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी की ट्रोल आर्मी नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से उनके पदचिन्हों पर चलती रही उसी तरीके से, लेकिन हमने देखा कि ट्रोल आर्मी को किस तरीके से सोशल मीडिया पर भी शिकस्त मिली। यानी कि एक तरीके से ट्रोल आर्मी भी अब उस तरीके से काम नहीं कर पा रही है। और उनका जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी नरेंद्र मोदी की अब फेल होती हुई नजर आ रही है। हालांकि उनको बहुत भरोसा रहता है अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर, लेकिन वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अब काम में नहीं आएगी। ये बात नरेंद्र मोदी को समझ लेनी चाहिए, और मुझे लगता है कि शायद समझेंगे धीरे धीरे। और चूंकि एकदम से एकदम सदमा लगा है, तो सदमे से जब उभरेंगे, थोड़ा चलेंगे, तब समझ में आएगा, फिर होगा कि क्या क्या कमियां रहीं, किस किसने भस्मासुर की भूमिका निभाई, तो उसमें इस ट्रोल आर्मी की भी भस्मासुर की भूमिका की बात आएगी। हालांकि मुझे लगता है कि सबसे बड़े भस्मासुर तो नरेंद्र मोदी स्वयं हो सकते हैं, अगर इस तरीके से देखा जाए कि ट्रोल आर्मी अगर कुछ कर रही है उसको अगर भस्मासुर ठहराया जाए। चूँकि ट्रोल आर्मी जो कर रही है शर्मिता जी, वो तो वही चीज़ें कर रही है जो नरेंद्र मोदी अपने चुनाव भाषणों में सब बोलते रहे, ठीक उसी तरीके की चीज़ें कर रही है, उसी तरीके से ट्रोल करना। शहजादे, अब देखिए आपने चुनाव भर शहजादे किया, लेकिन आज आपको संसद में सबसे आगे बैठ करके वही 2 शहजादे जिनको आप शहजादे कह रहे थे, वो आपको संविधान दिखा रहे हैं। और आपको जो मुस्कुराने की चेष्टा करते हुए जो है संविधान की तरफ देखना पड़ रहा है, उन 2 शहजादों की तरफ भी देखना पड़ रहा है। अब मज़ा तो तब आएगा समिता जी, जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, शपथ के बाद स्पीकर का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जब धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा शुरू होगी, नरेंद्र मोदी उस पर चर्चा करेंगे और भाषण देंगे अपना, तब नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं, और वो बोलते हैं तो किस तरीके से इंडिया गठबंधन जो है उनके बोलने के दौरान किस तरीके से कोई व्यवधान पैदा करता है, या उनको इसी तरीके से याद दिलाता है कि माँ से मणिपुर होता है मोदी जी, माँ से महंगाई होती है मोदी जी, माँ से मंगलसूत्र नहीं होता है, माँ से मटन मछली ही नहीं होता है, ये भी कुछ होता है, तो मोदी जी ये समझो। तो ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिशें की जाएंगी। फिर नीट को लेकर के सवाल होंगे, तो ये सारे जो चीज़ें होंगी समिता जी, तो ये देखना होगा कि नरेंद्र मोदी फिर इससे किस तरीके से इससे जूझते हैं और इससे कैसे पार पाते हैं। तो अब जो अभी तक जो समय निकल गया समिता जी, चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए 12-13 साल निकले हों, या 10 साल प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के निकले हों, नरेंद्र मोदी की जो इच्छा थी, जो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था चुनाव के दौरान कि साहब मेरे जीवन की एक इच्छा रही कि मुझे सशक्त विपक्ष मिले, वो नहीं मिला। अब वो सशक्त विपक्ष भी मिल गया है। नरेंद्र मोदी की अंतिम इच्छा जो पूरी एक तरीके से हो चुकी है, एक तरीके से कहा जाए कि ये उनकी इच्छा थी कि उनको अब तक कोई नहीं मिला, तो ये इच्छा भी उनकी पूरी हो गई है, विपक्ष दमदार मिल गया है। तो अब उस दमदार विपक्ष के सामने नरेंद्र मोदी की असली कौशल की परीक्षा अब होनी है समिता जी। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए और 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी की परीक्षा नहीं हुई थी। परीक्षाओं से नरेंद्र मोदी को अब गुजरना है, और परीक्षा पे जो चर्चा करते रहे हैं
नरेंद्र मोदी अभी तक। असली चर्चा अब यहाँ होनी है सदन के अंदर, और परीक्षाओं में जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं उनके जवाब भी देने हैं अब सदन के अंदर। नीट से लेकर के और सीट तक लेकर के और बिहार पात्रता परीक्षा तक लेकर के और महाराष्ट्र एमएच सीट जो है उससे लेकर के तमाम घपले घोटाले जो हैं परीक्षाओं के दौरान, उन पे चर्चा अब यहाँ करनी है। अब यहाँ समझाइएगा मोदी जी की परीक्षा पे चर्चा करते समय आप छात्रों को क्या ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान आपको अब यहाँ देना होगा। और वो ज्ञान विपक्ष किस तरह से ग्रहण करता है और आपका सत्ता पक्ष आपका कितना साथ देता है, ये देखने वाली चीज़ होंगी। मुझे लगता है समिता जी संसद जितने दिन भी चलेगी, जितने भी घंटे चलेगी, बहुत दिलचस्प नज़ारे हमको अब देखने को मिलेंगे। नरेंद्र मोदी जब तक कि उनकी बाध्यता नहीं होगी सदन में आने की, तब तक नरेंद्र मोदी मुझको लगता है सदन से गायब ही रहेंगे। ऐसा परिदृश्य हमको देखने को मिल सकता है और वो साफ साफ नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और अब तो मोदी जी को अम्मा से महंगाई या मणिपुरी नहीं, माँ पर धनी सा सब पर अब बात करनी पड़ेगी। मतलब प से पेपर लीक मान लीजिए, न से नीट मान लीजिए और स से संविधान आप बोल दीजिए, लेकिन ये पूरी सरगम, इस सरगम को सुने बिना अब मोदी संसद से मतलब उसमें अगर वो संसद के भीतर आएंगे तो ये विपक्ष की पूरी सरगम उनको सुननी ही पड़ेगी। ये अब एकदम साफ नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश कर ली कि अपने मनमानी करने की। और पहले 10 साल और उसके पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तब भी मतलब उनको एक तरह से कोई चुनौती देने वाला था नहीं, यानी मैदान में वो अकेले थे और अकेले ही अपने नियम बनाकर वो खेल रहे थे। लेकिन लोकतंत्र में ऐसे खेल ज्यादा नहीं चलते हैं, ये अब विपक्ष ने या कहीं जनता ने बता दिया, क्योंकि जनता ने ये संविधान बचाने के नाम पर विपक्ष को अच्छा खासा जो अपने वोट दिए हैं, जिससे कि एक बड़ी संख्या जो है सांसदों की वो पहुंची है संसद में। और अमलिंदु जी, यहाँ पर एक बात आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि ये जो हमेशा ये कहा जाता रहा है, मतलब जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का आपने जिक्र किया और कंगना रनौत जैसे लोग जो बात करते रहे कि 2014 के बाद असली आजादी मिली, तो ठीक है, अब तो जो आजादी असल में किसको बोलते हैं ये अब हमको देखने मिल रही है, क्योंकि 10 साल ऐसा लगा कि लोकतंत्र और संविधान एक तरह से बंधक बनाकर रखे गए। अब आप क्या कहेंगे, ये जो 18वीं लोकसभा है, हालांकि आज भी जो मोदी जी का एक ट्वीट है उसमें उन्होंने 18वीं लोकसभा के लिए फिर वो 18 शब्द का वो वेद पुराणों तक पहुंच गए और महाभारत का जिक्र कर दिया और 18 का वो पूर्णांक 9 बताकर, और वो सारी मतलब वो अभी भी धर्म की बात कर रहे हैं। अयोध्या फैजाबाद में हार के बाद भी उनको समझ में नहीं आया कि हिंदुत्व वाली ये सारी बातें बहुत लंबी नहीं चल पाएंगी। बहरहाल हम ये क्या बोल सकते हैं कि ये जो 18वीं लोकसभा है इसने लोकतंत्र और संविधान को एक नया जीवन दान दिया है। क्या ये बात हम कह सकते हैं, क्या भारत के राजनीतिक इतिहास में ये बात इसी तरह से दर्ज होगी कि जो संविधान और लोकतंत्र जिस पर 10 साल बार बार ये बात कही जाती रही कि इसमें खतरा है, खतरा मंडरा रहा है। राहुल गांधी जब ये बात बोलते थे चाहे देश में चाहे विदेश में, तो उन पर यही बीजेपी के लोग हमला करते थे कि वो देश को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन अब जनता ने इसी संविधान के नाम पर जब वोट दिया है विपक्ष को, तो क्या ये कहना सही होगा कि संविधान को नया जीवन दान दिया इस 18वीं लोकसभा ने? निश्चित तौर पर समिता जी, 18वीं लोकसभा ने संविधान को नया जीवन दान भी दिया है और अनहोनी होने से बचा लिए, ये भी समझा सकता है। और नरेंद्र मोदी जिस तरीके की बातें कर रहे थे समिता जी, अगर उन्हीं बातों से कहा जाए 18 का पूर्णांक बता रहे हैं, 18वीं लोकसभा है, तो नरेंद्र मोदी का जो पूर्णांक है, जो मूलांक है समिता जी, वो 8 है और 9 जो मूलांक है वो सोनिया गांधी का मूलांक है। तो ये 18वीं लोकसभा को अगर आप 9 से जोड़ रहे हैं तो ये मूलांक जो है वो सोनिया गांधी को जाकर के मिलता है, आपको नहीं मिलता है। तो नरेंद्र मोदी की परेशानियां वैसी बढ़ रही हैं समिता जी, और 9 आज की शत्रुता है। तो ये अगर इसकी तरफ जाना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी की तरफ अगर इतना ज्ञानवान बन रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए कि कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी हैं जिनका मूलांक 9 है, और नरेंद्र मोदी जो एनडीए संसदीय दल के नेता हैं उनका मूलांक 8 है। तो 18वीं लोकसभा का अगर मूलांक 9 है तो वो 9 का मूलांक जो है 9 से जो मेल खा रहा है वो सोनिया गांधी से खा रहा है, नरेंद्र मोदी से नहीं खा रहा है। वो 8 और 9 की शत्रुता होती है न्यूमरोलॉजी में। जो लोग न्यूमरोलॉजी समझते हैं वो इस बात को समझ सकते हैं समिता जी। तो ये तो उनकी उसकी बात होगी जिधर वो ले जाना चाहते थे, लेकिन उस न्यूमरोलॉजी से अलग हट करके, चूंकि देश जो है वो न्यूमरोलॉजी से या ज्योतिष से नहीं चला करता है। नरेंद्र मोदी भले ही जो है वो नई संसद भवन बनवाने किसी जोशी के कहने से, और वो भी ठीक से पूरा नहीं हो, ऐसा चर्चा है कि साहब उन्होंने नई संसद जो बनवाई वो
किसी जोशी के कहने पर बनवाई कि आपको तीसरा कार्यकाल तभी मिलेगा कि आप नई संसद बनवा दीजिए, गोलाकार जो संसद है ये आपको फल नहीं देगी। इस तरह की बातें हैं चर्चा में। शायद सुब्रमण्यम स्वामी ने ही उस समय ट्वीट किया था या किसने ट्वीट किया था, ध्यान नहीं आ रहा है, उस समय ये सब चीज़ें चली थी। अगर इस तरह की चीज़ें भी हैं तो भी नरेंद्र मोदी के लिए उल्टी चीज़ें पड़ रही हैं। कुल मिला के समिता जी ये है कि वो चाहे आप किसी पंडित से मुहूर्त निकलवाइए, चाहे मुझसे मुहूर्त निकलवाएं मोदी जी, और चाहे सोनिया गांधी का मूलांक 9 है उसकी बात करें, इन सब चीज़ों से सरकार नहीं चलनी है, ना देश चलना है। देश चलना है जनता के मुद्दों से, देश चलना है संविधान से, देश चलना है लोकतांत्रिक मर्यादाओं से, देश चलना है लोकतांत्रिक परंपराओं से। इनका पालन आपको करना होगा। विपक्ष ने आपको ये बता दिया है कि आपको संविधान के दायरे में रह करके काम करना होगा। साफ साफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मोदी जी आपको संविधान के दायरे में रह करके काम करना होगा, संविधान और लोकतंत्र को हम बचाएंगे। यानी आप संविधान और लोकतंत्र को कोई खतरा पैदा नहीं कर सकते, और अगर आपने इस तरह की कोशिश की तो आपको चुनौतियाँ मिलेंगी और संविधान के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। राहुल गांधी ने भी कहा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरीके से संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमको किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है, हम इसको नहीं होने देंगे। तो यानी नरेंद्र मोदी के लिए चुनौतियां क्या हैं, ये नरेंद्र मोदी को मालूम पड़ चुका है समिता जी। विपक्ष बता चुका है कि आपके सामने ये चुनौतियां हैं, और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जिस संविधान को आप बुलडोज करने के लिए आप 400 पार का नारा देकर के आ रहे थे, वो संविधान आपके सामने खड़ा हुआ है और ये बता रहा है कि इस संविधान को आज किसी भी तरीके से इस देश की जनता नहीं आने देगी। नरेंद्र मोदी जी, अगर आपके मन में, आपके मन की बातों की बात अलग है, लेकिन आपका जो पितृ संगठन RSS है उसके मन में भी संविधान को लेकर के जो दुर्भावनाएं हैं, अगर वो आपने किसी भी तरीके से एग्जीक्यूट करने की कोशिश की तो ये सरकार नहीं चलेगी, ये सरकार गिर जाएगी। क्योंकि संविधान के साथ छेड़छाड़ करने में आपको आपके सहयोगी दलों का भी समर्थन नहीं मिलेगा। ये बात अच्छे तरीके से नरेंद्र मोदी समझ नहीं सकते। जी बिल्कुल, मोदी जी ये बात समझ गए हैं, और जितने जल्दी वो इस बात को समझ भी जाएं या याद रखें, जब तक वो सरकार चला रहे हैं उनके लिए इतना ही बेहतर होगा, क्योंकि जब तक वो संविधान के हिसाब से चलेंगे तब तक उनकी सरकार भी चलती रहेगी। ये बात आज विपक्ष ने बता दी है। संसद का आज पहला दिन और आगाज बहुत शानदार रहा इस लिहाज से कि आज संविधान की ताकत विपक्ष ने बताई, और नरेंद्र मोदी उस ताकत के आगे आज नतमस्तक या कहें परास्त नजर आए। ये आज संविधान की ताकत जिस तरीके से विपक्ष ने बताई है, ये सबसे बिल्कुल बेहतरीन आज का जो शुरुआत जो रही है वो बहुत बेहतरीन रही है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे भी संसद इसी तरह से, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि हंगामेदार रहे, चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो, लेकिन जो भी चर्चा हो वो संविधान और लोकतंत्र के दायरे में हो, तभी संसद की सार्थकता है, तभी लोकतंत्र की सार्थकता है। तो अमरेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आज हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा को आपने ध्यान से सुना। आगे भी बने रहिए DB लाइव के साथ, देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।